हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बडी चैनल। आज हम लोग टेंशन मेंबर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा टेंशन मेंबर समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा किंग पोस्ट ट्रस है। जनरली ट्रस वगैरह में ही ट्रस है या उसमें हम क्या करते हैं, टेंशन मेंबर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किंग पोस्ट ट्रस है, इसमें क्या क्या मेंबर्स आपको दिख रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रट होगा। स्ट्रट हमने इससे पिछली क्लास में बताया था। स्ट्रट जो का बिहेवियर कैसा होता है, जो कॉम्प्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, इसको इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिज। और जो ये छत का आवरण है, जिससे हमारी छत ढकी हुई है, उसको हम बोलते हैं छत आवरण, ऊपर वाला पोर्शन। और ये छत और मेन राफ्टर के बीच में जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं छत को रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा राफ्टर है। और यहाँ पे जो नीचे ये वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टाई बीम। सबसे ज़्यादा टेंशन इसी में डेवलप हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो भी लोड, जैसे इस पे लोड आएगा, जो भी सारे लोड जो आएंगे वो तो ये कॉम्प्रेशंस में झेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन सा फोर्स जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स जाएगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से फोर्स से जाएंगे, यहाँ पे टेंशन फोर्स आएंगे। नीचे वाले ये बॉटम वाली जो टाई बीम है, इसी टाई बीम को हम क्या बोलते हैं, इसी टाई बीम को हम जानते हैं का टेंशंस मेंबर। ठीक है, या टेंशंस में बोल सकते हैं इसी टाई बीम को हम क्या बोलते हैं, टेंशन मेंबर। ठीक है, या टाई बीम, या जो टाई बीम किस तरह बिहेव करती है, टेंशन मेंबर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट और कॉलम ये सब जो होते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और एक छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए क्या होता है ये। जैसे टेंशन मेंबर को और आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर सब्जेक्टेड टू पुलिंग फोर्स, जो मेंबर, किसी मेंबर में अगर पुलिंग फोर्स लग रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसी को हम उसी आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, वो मेंबर कैसा है, टेंशन मेंबर है। अगर इसी मेंबर में टेंशन फोर्सेज आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलेंगे टेंशन मेंबर। ये हमारा टेंशन मेंबर है, ये जो है कॉम्प्रेशन मेंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप लोग। जैसे कि कोई हमारा क्या है, ये कोई गैसेट प्लेट है। ठीक है, इसमें हमने कोई प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद इसमें हमने फोर्स कैसा लगाया, पुलिंग फोर्स लगा दिया, टेंशन लगा दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने बोल्टिंग कर दी। अब ये अपने खींचने की ताकत करता है। अब ये क्या कर रहा है, खींच रहा है इसको। ठीक है, कितना खींच सकता है, जहाँ तक इसकी यील्डिंग स्ट्रेस होगी या जहाँ तक इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, बोल्ट की वहाँ तक तो इसको खींच सकता है। ठीक है, तो वही इसमें क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे थोड़ा डिटेल्स में और देखेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट, उसमें जो भी चीज़ें होंगी मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। टेंशन तो आप लोगों को समझ में आएगा टेंशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड। कोई स्टील का वैसा मेंबर है जिसमें प्राइमरी टेंशन आ रहा है, वह इस्पाती ही सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है उसे कहलाता है टाई कहलाता है, स्ट्रट कहलाता है, स्लिंग कहलाता है। स्ट्रट क्या होता है, हमारा कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। टाई जो होता है वो कौन सा मेंबर होता है, टेंशन मेंबर होता है। तो पहले का हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम है तो इसलिए हमें फटाफट रिविजन करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी बुक्स वगैरह आ रही हैं आप लोगों की, जो यूपीबीटी की जो बुक है, उसमें क्वेश्चन तो सारे बुक के क्वेश्चन टू कॉपी कर दिए हैं उसमें। ठीक है, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, वो आप लोग से सॉल्व भी नहीं होंगे। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को करने, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। टाई क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। यहाँ पे टाई क्या होता है, टाई क्या है, टाई को हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, तनन बोलते हैं। तनन फ्लेक्सिबल मेंबर है, नहीं फ्लेक्सिबल नहीं, कॉम्प्रेशन मेंबर है, नहीं
टॉर्जनल मेंबर है, नहीं टेंशन मेंबर है, डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरे का कौन सा हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्प्लाइसेस कवर एंड इट्स कनेक्शन इन ए टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन। तनाव इकाई में कंठिका तनाव इकाई में कंठिका आवरण को इस संदर्भ में आकार देना चाहिए टू डेवलप द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर। इस आकार में हम स्प्लाइसेस को, जो हम कॉलम में स्प्लाइस क्या होती है, स्प्लाइस जो होते हैं स्प्लाइसेस को हम लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर जैसे हम कहीं एंगल सेक्शंस लगा रहे हैं, 2 एंगल सेक्शन के उतनी लेंथ नहीं मिल पा रही है जितनी लेंथ हमें वहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या स्प्लाइसेस का यूज करके उसको क्या करते हैं, लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं। और जब इंक्रीज करते हैं तो उसकी नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर टू डेवलप, इसलिए भी यूज कर सकते हैं नेट टू डेवलप द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मेंबर। जितना टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रहा है मेन मेंबर का, उसको हम डेवलप की इकाई में कुल तनन शक्ति को विकसित करने के लिए, ठीक है, इसको क्या करते हैं, कुल तनन शक्ति को विकसित करने के लिए, मतलब टेंशन मेंबर उतना रजिस्ट कर जाए। अगर लेंथ कहीं ज़्यादा कम आ रही है तो क्या होगा, टेंशन फोर्स थोड़ा सा कम रजिस्ट करेगा, तो लेंथ अगर बढ़ा के हम फिर उसमें ऐड कर देंगे या उसको जो है रिवेटिंग कर देंगे या बोल्टिंग कर देंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें टेंशन फेल्यूर क्या होगा, थोड़ा और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा एरिया पे डेवलप होगा, और ज़्यादा एरिया पे डेवलप होगा, तो वहाँ पे लोड जो भी टेंशन वहाँ पे क्या होगा, इकाई में कुल तनन शक्ति को विकसित करने के लिए, तो वहाँ पे जितने भी टेंसाइल फोर्सेज जनरेटेड होंगे वो सारे मेंबर्स में क्या होंगे, फैल जाएंगे। तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी मेंबर्स की क्या होगी, शक्ति क्या होगी, मेंबर की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्प्लाइसेस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन का पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। और थोड़ा स्प्लाइसेस के बारे में और समझ लीजिए। जैसे कोई, ये मान लीजिए कोई एक एंगल सेक्शन है आपका, कोई एक एंगल सेक्शन, ये एल सेक्शन है। अब एल सेक्शंस को आपको दो अलग अलग मेंबर को जोड़ के जो उपांग बनाए जाते हैं या जो मेंबर्स बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं। अब जब ये हमने क्या किया तनन उपांग बना दिया, तनन उपांग बन गया। अब इसके लिए अगर आवश्यक लेंथ अवेलेबल नहीं है तो इसमें जो है हम स्प्लाइसेस का यूज़ करेंगे। स्प्लाइसेस का यूज़ करके हम इनमें क्या करेंगे, लेंथ इनकी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वही कहलाता है स्प्लाइस। आगे क्वेश्चन होगा उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पर कोड द परमिसिबल स्ट्रेसेज इन एक्सियल टेंशन। परमिसिबल स्ट्रेसेज कितनी होती हैं, ये जो हमारा IS कोड कह रहा है, IS कोड 800/2007। ठीक है, ये जो कह रहा है, ये कह रहा है परमिसिबल स्ट्रेसेज जो होनी चाहिए, आप लोगों को याद करना है 0.6 FY होनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ द MS बार, जो हम मेटल्स या जो बार्स यूज कर रहे हैं, जो मेंबर्स यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो भी नोन है, परमिसिबल स्ट्रेस को हम क्या जानते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना मेंबर्स में कितनी हम परमिसिबल स्ट्रेसेस को अलाउ करते हैं, तो उसको अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेस तक तो हम जाने ही नहीं देंगे। वर्किंग स्ट्रेस, हाँ, कार्यकारी प्रतिबल हो सकता है। लिमिट स्ट्रेस ये भी खत्म है। यील्ड स्ट्रेस ये भी नहीं हो सकता। यील्ड स्ट्रेंथ क्या, मेंबर की लास्ट वाली स्ट्रेंथ होती है, टूटने से पहले जो स्ट्रेंथ होती है उसी को हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। लिमिट स्ट्रेंथ तो है नहीं। वर्क अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मेंबर्स को हम फेलियर होने के बाद भी उसको क्या, यील्डिंग करने के बाद भी उसको हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहाँ कहीं इसकी स्टील में हम कहाँ था, अल्टीमेट तक जाते हैं लिमिट स्टेट मेथड में, और उसमें वर्किंग। तो ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इन सब क्वेश्चंस में पहुँचेंगे। तो आप लोगों को याद है परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्किंग स्ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस दोनों एक ही है, मतलब मेंबर में कितनी स्ट्रेसेस कोड ने परमिट किया है, तो उसी को हम परमिसिबल स्ट्रेस बोलते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। ए member in a steel structure introduce a tension member. The structure is
built up in a seismic zone highest possible and there should be reversal of stresses to कम। अब देखो सीस्मिक जोन्स में है मेंबर हमारा क्या क्या है, आप लोगों को बस ये पॉइंट लिखना है, ये तो कोड ने बता रखा है कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो बस आप लोग पॉइंट सीस्मिक जोन और कौन सा जोन होना चाहिए, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो फॉर दिस मेंबर। इसके लिए टेंशन मेंबर है, इसके लिए मैक्सिमम गामा मैक्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो वो वैल्यू होती है जो आईएस कोड ने फिक्स कर रखी है हर मेंबर्स के लिए कितनी होनी चाहिए। जैसे अर्थक्वेक लोड कहीं पे आ रहा है या सिर्फ डेड लोड है, लाइव लोड आ रहा है, या कहीं विंड लोड है, स्नो लोड है, उसके लिए कोड ने फिक्स कर रखी है। टेंशन मेंबर और कंप्रेसर के मेंबर के लिए गामा मैक्सिमम की वैल्यू आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए फिक्स कर रखी है कि अगर गामा मैक्स की वैल्यू हम ज़्यादा लेंगे तो उसमें फेलियर होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, बगलिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब थोड़ा सा मैं जोन समझ लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास तनन अधिकतम तनुता अनुपात कितना होता है, 4 होते हैं। डेड लोड या डेड लोड और प्लस इम्पोज लोड, इन दोनों इसमें ऐड होते हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए ऐसे डेड प्लस इम्पोज, ठीक है। और संपीड़न हुए जो वायु यहाँ पर एयर या विंड एयर इफेक्ट प्लस अर्थक्वेक इफेक्ट, ठीक है। अर्थक्वेक इफेक्ट का होगा तो हमें अधिकतम तनुता अनुपात कितना लेना है, 250 लेना है। तनन अवयव जो छत ट्रस या ब्रेसिंग के लिए उपयोग तनन उपांग होते हैं, अगर छत के लिए ट्रस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं या ब्रेसिंग्स वगैरह बांधने वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे 350 होते हैं। तनन अवयव अतिरिक्त भार, अगर तनन के लिए हम बहुत ज़्यादा क्या उसके तनन अवयव में उससे ज़्यादा जितना उस पर लोड आना चाहिए उससे हम अधिक लोड उस पर डाल रहे हैं तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू 400 होता है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, टेंशन मेंबर के लिए होता है, टेंशन मेंबर अतिरिक्त भार, ठीक है। ये चारों वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में इसमें से एक ना एक वैल्यू आएगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, डेड लोड के लिए कह रहा था ना, अर्थक्वेक के लिए कह रहा था, तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 250। अगर ये डेड लोड और इम्पोज लोड की कहता है तो 180 हो जाता है। 350 किसके लिए था, 350 जो हमारा था 350 था। तनाव जो छत और ट्रस वगैरह की बात करेंगे, ट्रस की बात करेगा, ये ट्रस की बात कर रहा है, अगर ट्रस की बात करेगा तो वहाँ पे 350। अगर टेंशन मेंबर प्लस टेंशन मेंबर अधिक भार के लिए कितना, 400 होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील टेंशन इज दैट इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस कितनी होती है स्टील की। वर्किंग स्ट्रेस हमें पता है कितनी होती है, अभी हमने बताया था। परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है कितनी होती है, परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है 0.6 FY। FY क्या है, यील्ड स्ट्रेस जो किसकी, माइल्ड स्टील की, तो 0.60 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 150 निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is equal to, जब एक सदस्य अक्षीय तन्यता लोड के अधीन होता है अधिकतम सामान्य तनाव किसके बराबर होता है, हाफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अधिकतम सामान्य तनाव किसके डबल हो जाता है, वहाँ पे ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जितना आ रहा है उसका डबल हो जाता है, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्योंकि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस लोड की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे था, ठीक है। सब्जेक्टेड टू एक्सियल, अगर उसको एक्सियल टेंसाइल लोड आ रहा है, द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब एक सदस्य अक्षीय तन्यता लोड के अधीन होता है अधिकतम सामान्य तनाव किसके बराबर होता है, तो ये ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं, द स्ट्रक्चरल मेंबर इन विच द टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन मेंबर, टाई और एक कौन सा है
ए और बी दोनों, तो टेंशन मेंबर भी उसी तरह यूज करते हैं। और जो है हमारा टाई भी संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य एच की समानांतर दिशा में त्वरण बल लग रहा होता है उसी है। जैसे ये मेंबर से मेंबर के समांतर दिशा में उसके एक्सिस, कोई मेंबर है इसके एक्सिस के में क्या होता है, बल लग रहा है, उसी को हम टेंशन मेंबर या टाई बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस के ये लगता है। ठीक है, तो उसी को हम टेंशन मेंबर और टाई बोलते हैं, पैरेलल। तो हमारा यहाँ का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए टेंशन मेंबर एज पर द कोड। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है टेंशन मेंबर के लिए। टेंशन मेंबर के लिए मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 400 होता है। वो किसके लिए होता है, टेंशन मेंबर अगर अधिक बार के लिए हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रेटर देन 400 है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। ये तो मैंने बताया ना, आप लोग वैल्यू याद कर लीजिए तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। तो ये डेड लोड लाइव लोड के लिए 350 किसी के लिए नहीं होता, 250 होता है, 350 होता है। ठीक है, lug angle are used provide to tweak heavy angle to reduce the length of the connection angle substitute reversal। लग एंगल क्यों होता है, लग एंगल हम वहाँ पे यूज करते हैं, लग एंगल की यूज करते हैं, लग एंगल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा लग एंगल, लग एंगल क्यों यूज किया जाता है, लग एंगल जो यूज करते हैं टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द to reduce angles to reduce the length of the connection। यहाँ पे जनरली जब हम यूज करते हैं लग एंगल जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज कर सकते हैं, एक तो सिंगल एंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एकल कोणीय सदस्य सिंगल एंगल हो, या दूसरा चैनल सेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शंस के लिए। डबल एंगल के लिए हम क्या है नहीं यूज करेंगे इसको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गसेट प्लेट थी हमारी, इस गसेट प्लेट से हमने कोई एंगल को हमने कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, कोई प्लेट इसको हमने जोड़ रखा है इसको बाई रिवेटिंग के द्वारा। अब फिर हमने इसमें एंगल लगा दिया, ये जो हम सिंगल लाइन दिख रही है ना, ये एंगल दिख रहा है। कौन सा एंगल दिख रहा है, ये एल शेप वाला जो एंगल होता है ये दिखता है, एल शेप में एंगल है। आउटस्टैंडिंग लेग जो होता है, ये जो होता है लोड को कम झेल पाता है। ये सबसे ज़्यादा अटैच कौन सा होगा, ये वाला ऐसे करके अटैच होता है तो ये बाहर निकला रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोड जो ट्रांसफ़र करता है, कौन सा ट्रांसफ़र करेगा, ये हमारा जो होता है इनर लेग जो है सबसे ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र करता है। लेकिन आउटर लोड जो होता है, लोड तो लेता है लेकिन बहुत कम लेता है। तो इसीलिए इसकी लेंथ को कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, लग एंगल का यूज करते हैं। तो उसी को लग एंगल किस लिए यूज करते हैं, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द मेंबर्स को आउटस्टैंडिंग लेग में ही हमेशा हम यूज करते हैं इसको। और सिंगल एंगल के लिए यूज करेंगे, और हम जो है चैनल सेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल एंगल के लिए हम कभी नहीं यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, यदि संरचनात्मक अवयव की मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में कम हो, मोटाई जो है अगर मोटाई ज़्यादा कम है तो कौन सी डायमेंशन में आ जाएगी, 2D में तो आएगा। ठीक है, मोटाई फिक्स है तो 2D में आएगा। अगर मोटाई में डिफरेंट अलग अलग चेंज होता रहता है तो वहाँ कौन सा 3D में आता है। तो हमारा टू डायमेंशनल इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट को। इन स्ट्रक्चर केबल एंड वायर, किसी भी स्ट्रक्चर में आप लोग देखे होंगे, कोई ब्रिजेज वगैरह देखे होंगे, तो उसमें जो ये ऐसे ऊपर ये जाता रहता है, केबल नीचे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, नीचे हमारी ब्रिज होती है, जो हम ब्रिज बनाते हैं इस पर गाड़ी वाड़ी चलती रहती है, केबल से कनेक्ट रहता है। तो आप चीज़ बात है, जब यहाँ से गाड़ी जा रही है या लोड जा रहा जो भी है, कुछ भी इससे ऊपर से गुजर रहा है तो क्या होगा, इस वाले में क्या हो, इसमें जो होता है केबल जो होती है उसमें क्या क्या डेवलप होगा, उसमें टेंशन ही तो डेवलप होगा कि कंप्रेशन डेवलप, टेंशन डेवलप, क्योंकि ये खींचेगा तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स डेवलप होंगे इसमें। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, ब्रिजेज वायर्स जो यूज करते हैं वो किस तरह यूज करते हैं, वो टेंशन मेंबर की तरह यूज करते हैं। तो चलिए, टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस से गलत,
टू रिजिस्ट फ्लेक्सिबल मेंबर टेंशन मेंबर, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर तो हो ही नहीं सकता, तो सी इज द राइट आंसर। टू एंगल आर प्लेस्ड बैक टू बैक एंड आर कनेक्टेड बाई only one leg of each angle to the same side of gusset plate, the net effective area। आप लोगों को बस एक बात यहाँ पे और याद रखनी है, टेंशन मेंबर के केस में हम हमेशा जो है नेट एरिया लेते हैं, ठीक है, नेट एरिया पे कैलकुलेशन करते हैं। नेट एरिया वो एरिया होती है जो बोल्ट और रिविट को हटाने के बाद जो एरिया बचती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट एरिया कहते हैं। और ग्रॉस एरिया में हम टोटल रिविट और ये सब का भी हम कंसीडर करते हैं। लेकिन जो नेट इफेक्टिव एरिया जो यहाँ पे थोड़ा सा एक फार्मूला है, ये आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। याद रखने की मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कोड़ी खंड, कौन से वाले खंड है यहाँ पे, पीठ से पीठ मिलाकर दो कोड़ी खंड, टू एंगल्स प्लेस बैक टू बैक, ठीक है, टू एंगल प्लेस बैक टू बैक। इसके लिए इसका क्या मतलब है, टू एंगल प्लेस, ये एंगल है, इसको हम किसके द्वारा जोड़ेंगे, इसको जो हम टैग करते हैं, दो एंगल को बांधने का मतलब क्या है, टैगिंग करना, यहाँ पे टैगिंग रिविट बोलते हैं। टैगिंग रिविट का दो कंसीडर है, अगर मौसम में कहीं टैगिंग रिविट होता है तो उसके लिए वैल्यू अलग होती है, अगर उसके लिए 32T और 300 mm होती है, वैसे टैगिंग रिविट 32T जो स्पेसिंग हम लेते हैं, दो रिविट के बीच में स्पेसिंग जो हम लेते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन होगा, इसमें मैं समझा दूंगा, बस आप लोग इसको याद कर लीजिए थोड़ा सा। ये जो है नेट एरिया निकालने का A1 जो होता है हमारा, ये वाला लेग होता है, ठीक है, जो A1 जो है, ये मान के चलिए A1 जो होता है गसेट प्लेट से जो कनेक्ट होता है, जिसमें हम बोल्ट या रिविटिंग करके जिसको हम कस देते हैं, उसे हम, ये मान लीजिए आप, ये गसेट प्लेट है, इसमें हमने ये अपना प्लेट वो लग दिया और ये लगा एंगल है, इसमें जब हमने ये बोल्टिंग कर दी, ये वाला, अब जो ये वाला पोर्शन बच जाता है, ये A2 है हमारा, A1 है, अब इसमें हमने टेंसाइल फोर्स दिया, P फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सा लेगा, सबसे ज़्यादा एरिया जो आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, नेट एरिया जो आएगा ये इस वाले पोर्शन का ही सिर्फ एरिया हमें लेना है, ठीक है, क्योंकि सारे फोर्सेज की क्या रजिस्ट कौन सा कर रहा है, ये वाला मेंबर कर रहा है, इसमें फोर्सेज तो आ रहे हैं लेकिन फोर्सेज क्या हो रहे हैं, बहुत कम जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ पे फोर्सेज कम आ रहे हैं, तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है A2 इस वाली एरिया का लोड कम कंसीडर हो रहा है, इसीलिए हम नेट एरिया जब हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कोड ने हमें कुछ प्रोविज़न रख रखा है, कितनी वैल्यू लेनी चाहिए, तो 5A1 प्लस A2 ये कर देंगे, ठीक है, ये वाला हमारा, आप लोगों अगर बैक टू बैक की बात करेगा तो ये होगा, अगर सिंगल बात करेगा तो आप लोगों को ये लगा के आना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल एंगल बैक टू बैक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्टील मेंबर 300 mm विड्थ, एंड 10 mm थिक हैज़ डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल इज 20 mm। देखो स्टील प्लेट 300 mm विड्थ, स्टील प्लेट की जो बी विड्थ है, ये मान लीजिए कोई स्टील प्लेट है, इसकी बी ये जो है कितनी है विड्थ, ये मान लीजिए विड्थ चौड़ी, कितनी चौड़ी है 300 mm, या इसकी ये भी मान लीजिए 300 mm चौड़ी है, और जो इसमें हम डाया जो यूज कर रहे हैं कितने mm का, 20 mm का हम डायामीटर बोल्ट होल यूज कर रहे हैं, मतलब डाया, और 10 mm थिक विड्थ एंड 10 mm स्टील प्लेट और 300 mm विड्थ एंड 10 mm थिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू विड्थ कितनी है यहाँ पे 300 mm, और थिकनेस कितनी है उसकी 10 mm, और हमारा बोल्ट होल कितना है, डाया कितना है 20 mm। तो हमें क्या निकालना है, द नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हमें क्या, मैंने कहा बोल्ट एरिया को हम माइनस कर देते हैं, तो बी माइनस डी इंटू टी, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग 300 माइनस
20 इंटू थिकनेस 10, तो हमारा जो निकल के आएगा 280 स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फार्मूला एक बार आप लोग देख लीजिए फार्मूला क्या होता है इसका। बी माइनस डी इंटू टी। बी टोटल विड्थ जो थी उसमें डायमीटर जो है बोल्ट के हमने माइनस कर दिए। अब हमें एक्चुअल विड्थ आ गई, इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें क्या पता चल गया? एरिया पता चल गया। ठीक है, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। अब हम देखते हैं ए स्टील प्लेट इज़ 30 सेंटीमीटर वाइड। एक इस्पात की प्लेट की चौड़ाई में बिट्स कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तथा मोटाई कितनी है? यहाँ पे मोटाई है इसकी 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर, या थिकनेस जो है इसकी 10 मिलीमीटर है। 18 mm और डायामीटर कितना है? 18 mm। ठीक है, तो इसको भी हम क्या है 3 तो हमारा क्वेश्चन ये है, ये प्लेट की विड्थ कितनी दी हुई है आप लोगों? 30 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 3 mm में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 mm हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा थिकनेस जो ये दिया हुआ है, थिकनेस जो दी है इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है। इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है? मोटा है। और डायामीटर जो दिया हुआ है बोल्ट का डायमीटर, व्यास रिविट का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 18 mm दिया हुआ है। आप लोगों को एक बात पता होगा, अगर लेस देन डाया जो है रिविट का लेस देन 25 mm है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जो होल ऑफ द बोल्ट लेते हैं, उसमें हम 1.5 mm क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, 1.5 ऐड करते हैं। ग्रेटर देन 25 mm है, ग्रेटर देन 25 mm है, तो हम क्या करते हैं? उसमें 2 mm का हम बढ़ा के लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में डाया कितना? 18 mm है, तो जब हम डायमीटर जो होल लेंगे कितना लेंगे? तो 18 प्लस 1.5 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 19.5 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एरिया बराबर, अब क्या हो जाएगा? टोटल बिट्स कितनी है? बिट्स है 300 माइनस यानी क्या शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ बोल्ट। अगर एक बोल्ट लगा है तो वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हमने एक बोल्ट लगाया है तो 1 है। अगर क्वेश्चन में कहता है 4 बोल्ट लगे हैं तो 4 वैल्यू लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं। तो डाया आपका 19.5 यहाँ पे क्या लेंगे? डाया इंटू अब क्या थिकनेस कितनी है? थिकनेस हमारी 10 है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आप लोग कैलकुलेट करिएगा आंसर में इसको रख के, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 2805 mm स्क्वायर में आ रहा है। 2805 mm स्क्वायर, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर है 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चंस का, आइए देखते हैं। क्वेश्चंस का आंसर है जो हमारा 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When a tension member consists of two channel sections, the allowance of rivet hole is made for two holes from। अगर टेंशन मेंबर है, 2 चैनल सेक्शंस हैं, चैनल सेक्शन 2 चैनल सेक्शन, एक चैनल सेक्शन ये है, एक चैनल सेक्शन ये है। द अलाउेबल रिविट होल इन मेड ऑफ 2 होल। कैसे हम करेंगे? ईच वेब, या ईच वेब में हम करेंगे, हर वेब में ही करेंगे होल, या फिर फ्लैंज में करेंगे, ईच फ्लैंज में करेंगे, या फिर ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज, ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज। हम देखो कैसे करेंगे, ये 2 हैं। ईच वेब में तो करेंगे, इसमें भी करेंगे एक एक होल, और
ईच फ्लैंज और ईच वेब और वन होल फ्रॉम ईच फ्लैंज, यहाँ से करेंगे और इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। विच वेरी विच एवर इज लेस, जो कम होगा, ठीक है, विच वेव अथवा वन होल फ्रॉम ईच फ्लैंज, अगर इन दोनों में से जो कम होगा वही हम करेंगे, ठीक है। तो ईच वेव में कर सकते हैं या वन होल फ्रॉम ईच फ्लैंज में कर सकते हैं, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर। देखिए नेट की हम जब भी टेंशन मेंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे नेट एरिया की ही बात करेंगे, ठीक है। बोल्ट वाली एरिया हटा के या रिविटेड वाली एरिया हटा के उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एरिया बोलते हैं। प्लस द एरिया डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ द रिविट माइनस द एरिया आउट ऑफ द रिविट होल। आप लोग क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। माइनस द एरिया ऑफ द रिविट होल्स, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कई सारे बुकों से क्या किए, इकट्ठा बहुत सारी बुक से क्या किए हुए हैं, जोड़े गए हैं क्वेश्चन, ऐड किया है मैंने। तो उसमें क्या है, अगर हम क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोगों का एग्ज़ाम क्या है, बहुत ही नज़दीक है, तो उसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। In a tension member, if one or more than one rivet holes are off the line, the failure of the member depend। अगर कोई टेंशन मेंबर है, इफ़ वन और मोर रिविट, अगर रिविट जो है एक रिविट हमने यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ लग गई गलती से, एक यहाँ पहुँच गई, एक यहाँ पहुँच गई, तो एक लाइन में नहीं है, तो उससे क्या नुकसान होगा? तो अवयव की विफलता, तो हमारा जो मेंबर्स जो फेल होगा, फेल कैसे होगा मेंबर, तो वो पूछ रहा है। हमारा मेंबर जो फेल होगा, एक तो पिच की वजह से फेल होगा, गेज की वजह से फेल होगा, डायमीटर ऑफ द रिविट होल सब की वजह से फेल हो सकता है, क्योंकि उसका पिच भी चेंज हो गया, गेज भी चेंज हो गया, डायमीटर्स ऑफ द रिविट होल्स की वजह से भी फेल हो सकता है। ऑल ऑफ दीज, तो इनमें से सभी, ठीक है। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए टेंशन मेंबर इज मेड ऑफ 4 एंगल विद ए प्लेट एज वेब, द अलाउंस फॉर होल इज टेंशन मेंबर इज मेड फॉर 4 एंगल। 4 एंगल की बात कर रहा है, तो हम कौन सा सेक्शन यूज करना है? ये वाले सेक्शन, बॉक्स सेक्शन यूज कर रहे हैं। 4 एंगल के लिए हम कौन सा सेक्शन करते हैं? बॉक्स सेक्शन। अगर बॉक्स सेक्शन हम यूज करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा कौन सा वन होल, तो यहाँ पे जो हम करेंगे एक होल ईच एंगल में करेंगे, वन होल फॉर द वेब। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा, 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल फॉर द वेब। जो हमारा बॉक्स सेक्शन कुछ इस तरह से होता है, उसमें हर वेब में हम क्या करेंगे? 2 होल्स करेंगे, और फ्लैंज में हम क्या क्या करेंगे? एक होल करेंगे। अगर 4 एंगल की बात आए तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस देन इफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, अगर मेंबर की थिकनेस, अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इज जनरली केप्ट लेस इफ थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 10 mm से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे हमारे पास सिग्मा 80 क्या होता है? 0.6 FY होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू जो है कोड ने परमिट कर रखी है, किसके लिए अच्छी तरह, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे देखो न्यूनतम पर यील्ड स्ट्रेस जो होती है, और ये यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा अलाउएबल स्ट्रेस होता है सिग्मा 80, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस जो बराबर होता है किसके? 0.6 FY। अगर कोड ने क्या दे रखा है, अगर मेंबर की थिकनेस कितनी है, छड़ की मोटाई है कितनी, ग्रेटर देन 20 mm है, तो उसके लिए जो हमें यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू लेनी है, कितना लेनी है? 250 लेके चलनी है, ठीक है। कितना लेके चलनी है? 250 लेके चलनी है। अगर 20 mm से लेके 40 mm के बीच में है, तो हमें
एफ वाई की वैल्यू जो यील्ड स्टेज की वैल्यू 240 लेनी है, और ग्रेटर देन 40 है तो हमें कितना लेके चलना है, 230 लेके चलना है। तो यहाँ पे टेंसाइल अलाउबल स्ट्रेस कितना होगा, 0.6 इंटू एफ वाई से 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150, 144, 138। जैसे जैसे मेंबर की थिकनेस क्या है बढ़ती चली जाएगी, वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली, क्योंकि फोर्सेज उसमें कम आएंगे। ठीक है, रजिस्ट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा है, 10 mm के लिए नहीं कोड ने दिया है, 15 के लिए नहीं, 12 के लिए नहीं, 20 ग्रेटर देन 20 mm से दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर टेकिंग रिविट, अगर प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर, ये एक रिविट है मान लीजिए, एक रिविट ये है, ठीक है, इन दोनों को हमें आपस में क्या करना, टैग करना। टैगिंग का मतलब क्या होता है, बांधना, बांधना। टैगिंग कर एक्सपोज टू वेदर, अगर हम जहाँ पे मौसम के प्रभाव से बचाने के लिए अगर हम वहाँ पे मौसम का प्रभाव भी आ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, 16 टी होता है। टैग रिविट जो है 16 टी, अगर मौसम का प्रभाव नहीं है जनरली है तो वहाँ पे क्या होता है 32 टी होता है। तो हमारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, टैग का मतलब बांधना होता है। व्हेन द लेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर इज टू लॉन्ग, लॉन्ग है तो हम इसको हम किस तरह के यूज करेंगे, अगर हमारा मेंबर क्या है, कैसा है, लॉन्ग है, लॉन्ग मेंबर के लिए लेग एंगर, अगर जो है, अगर क्या हुआ है हमारे टेंशन में मेंबर की लेंथ बहुत अधिक है तो हम वहाँ पे बार यूज करते हैं, बार यूज होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लग एंगल इज यूज किस लिए, यूज टू चैनल मेंबर, ऑल ऑप्शन अगर यूज टू इन सिंगल, नॉट यूज फॉर डबल एंगल। किसके लिए नहीं है, हम बताया सिंगल एंगल के लिए यूज करते हैं, चैनल मेंबर के लिए यूज करते हैं, नहीं यूज करते किसके लिए, डबल एंगल मेंबर के लिए हम नहीं यूज कर सकते। तो हमारा बी, यहाँ इसका आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए शॉर्ट एंगल यूज टू कनेक्ट द गसेट एंड द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ मेन मेंबर इज कॉल्ड। शॉर्ट एंगल जो हम यूज करते हैं, गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट और एंड आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग हमें प्लान में यहाँ पे ये वाली जो लेग होती है आउटस्टैंडिंग लेग, इस पे जो हम कनेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लग एंगल बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिविट्स इन ए टेंशन मेंबर ऑफ थिकनेस 10 mm, 10 mm के लिए कितनी होती है, 12 टी। 10 mm की बात, अगर हम 10 mm की बात कर रहे हैं तो या मैक्सिमम क्या है, टेंशन मेंबर की बात करें, या तो 16 टेंशन मेंबर में 16 टी होगा, या तो अथवा 200 mm। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है, 16, इन दोनों में से दो वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, कौन सी होगी, मिनिमम जो होगी टेंशन में, 16 इंटू थिकनेस कितना है 10, 160, 160 और 2 से इन दोनों में से सबसे कम कौन सा 160 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यही कॉम्प्रेशन में अगर पूछ लेता है तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है, 12 टी होता है और 200 100 होता है। 12 टी तो 120 हो जाता है, यहाँ पे 120 और 200 mm, तो यहाँ से 200 आंसर होता है। ठीक है, अगर ये टैकिंग में पूछ लेता है तो अब तब भी आप टैकिंग के लिए कितना 16 टी होता है और 300 mm होता है। which of the following is not a made of failure in tension member, टेंशन मेंबर में कौन सा फेल्यूर नहीं होता है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ब्लॉक शेयर फेल्यूर, लोकल बकलिंग या नेट सेक्शनल फेल्यूर। ये सारे फेल्यूर्स होते हैं, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होती है, ब्लॉक शेयर फेल, पूरा ब्लॉक जो होता है जिसमें ये मेंबर्स होते हैं वो सब जो अटैच होते हैं सब फेल हो जाते हैं। नेट सेक्शनल रैप्चर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि रिविटिंग अगर यहाँ से कहीं से भी कुछ इसमें फेल्यूर हुआ तो सारा मेंबर क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, टूट कर जाएगा। लोकल बकलिंग, मेंबर जो हमारा बकल नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्योंकि आरसीसी में ही बकलिंग वगैरह पॉसिबल होती है। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज हमारी 32 क्वेश्चन हमने आज देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, थैंक्स।